नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं सोनम गोयल आप सभी का फिर से अभिनंदन करते हैं राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में जैसे कि आप जानते हैं, हम राइस स्मार्ट की टीम के साथ आए थे एक बिग अनाउंसमेंट करने कि डीपी कांस्टेबल के आ चुके हैं फॉर्म्स और उसकी तैयारी में लगी है राइस स्मार्ट की टीम। तो तैयारी को बरकरार रखिए। और आज जैसे कि मंडे है तो आज है आपकी हिस्ट्री की क्लास। तो सुबह से तो आप क्लासेस कर ही रहे होंगे हमारे राइस स्मार्ट की टीम के साथ। और अब हिस्ट्री की क्लास में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे रहते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित और उदयन। तो यहाँ हमारा उत्तर होता है अजातशत्रु। हालांकि दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर हमें उदयन भी नजर आते हैं जिन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। लेकिन हम पहले प्रेफरेंस के तौर पर देखते हैं, जहां हमारे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले हम अजातशत्रु को देखते हैं जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश के संस्थापक थे, यानी मगध साम्राज्य का पहला राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासन की मान्यता प्राप्त केंद्रीय मशीनरी के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख था दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी। अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए कि अगर हम अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक तौर पे बात करते हैं तो एक बहुत ही मुख्य पद हुआ करता था जहां पर जो सैन्य विभाग से संबंधित चीजों को देखता था, जिसका नाम था मीर बख्शी। एग्जैक्टली देखा जाए तो जितने भी सोल्जर्स हैं यानी सैनिक हैं, उनकी सैलरी, उनका खान पान, यानी अगर हम देखते हैं कि जैसे उनके लिए फूड जो अवेलेबिलिटी कराना, यानी खाद्य पदार्थ को किसी तरह से भी अवेलेबल कराना, ये सब भी इंक्लूडेड था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि नए लोगों को इसमें भर्ती करना, ये सब देखरेख का कार्य करता था मीर बख्शी, जो अक्सर अगर हम देखें मुगल साम्राज्य में अकबर के प्रशासन से बहुत निरंतर क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है, मीर बख्शी। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा डैश ने की थी, राजेंद्र चोल, पुलकेशिन प्रथम, मिहिर भोज, धर्मपाल। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा धर्मपाल। दरअसल पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जहां पर हम देखते हैं कि पूरा भारत की ओर जाने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक ये भी थी। जब हम बताते हैं कि जब पूरा जो भारत है वहां के विश्वविद्यालयों में जैसे कि नालंदा का नाम लिया जाता था, जो इससे पहले स्थापित हो चुकी थी। और बाद में हम देखते हैं मतलब नालंदा जो थी वो स्थापित हो चुकी थी गुप्त शासकों के काल में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पाल वंश शासक धर्मपाल के काल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बन चुकी थी, अगेन नालंदा की तरह यहाँ पे भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता था, जिसका अध्ययन किया जाता था, क्योंकि एक दौर था जब यहाँ पर बौद्ध धर्म का क्या होता था, बोलबाला था। लेकिन कई हद तक हम देखते हैं कि आगे जाकर ये जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, जहां पर इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से आया था, तो वहां पर उसने तबाही मचा दी थी। वहीं अगर हम पाल वंश के शासन की बात करते हैं तो याद कीजिए इस वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, गोपाल। और इतना ही नहीं बल्कि याद कीजिए ये पाल वंश वही पाल वंश है जो भारत में 200 साल चलने वाले त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिकोणीय युद्ध, जिसे हम लोग अगर बात करते हैं इंग्लिश में ट्रिपार्टाइट वॉर कहते हैं, जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। तो उन्हीं के शासक थे ये धर्मपाल। नेक्स्ट, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान ईसा पूर्व 7वीं और प्रारंभिक 6ठी शताब्दी में कितनी महान शक्तियां मौजूद थी? 16, 13, 11, 17। तो यहाँ पर देखा जाए एक्चुअल में तो यहाँ पर ये जो महान शक्तियों से कई बार आपको शब्द समझ में नहीं आता, लेकिन देखा जाए तो एग्जामिनर ने यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, क्या यहाँ बहुत क्लियर लिखा हुआ है एक शब्द जिसे हम क्या कह रहे हैं, महाजनपद। तो महाजनपद ये जो शब्द है, दरअसल ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत में 6th सेंचुरी 6ठी शताब्दी में
16 जनपद आए थे, इसलिए हमारा उत्तर क्या होता है 16। याद कीजिए कि 16 जनपद आए थे जिनमें से एक विशाल साम्राज्य माना जाता था मगध, जिस मगध साम्राज्य पे बाद में जाके मौर्य और गुप्त वंश ऐसे शासन करने वाले शासक भी हुए थे। नेक्स्ट, 1026 ईसा में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूटा? ऑप्शंस मोहम्मद गौरी, गजनी का महमूद, नादिर शाह, चंगेज खान। तो बहुत ही क्लियर है, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, एक भारत में आने वाला आक्रमणकारी लुटेरा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और एक ही उद्देश्य से लूट, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण लूट पर माना जाता था सोमनाथ मंदिर। इसलिए हम देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर से भरपूर बेशुमार धन दौलत को लूट कर ले जाने वाला ये शासक महमूद गजनवी था। ठीक है, जो भारत में हम देखते हैं कि अरबी तुर्की आक्रमण के साथ भारत में स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत यानी मोहम्मद गौरी की, तो वो किसके बाद आते हैं? महमूद गजनवी के बाद आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? राजसूय, अश्वमेध, मूवेंद्रवेलन या वाजपेयी? तो अक्सर जब हम बात करते हैं हमारे वेदों में, हमारे 4 वेद, जिनमें से एक वेद हमारा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें सारे ही धर्म के जितने सारे भी यज्ञ हैं उन सब की विधियां, उन सब यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से भारत में ये सारे यज्ञ अक्सर हुआ करते थे। उनमें से अगर बात करते हैं तो ये सारे ही यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, फिर वो चाहे राजसूय हो या फिर हम अश्वमेध की बात करें। अश्वमेध यज्ञ तो आप लोगों ने सुना भी होगा, राजा श्री रामचंद्र जी के रामायण में, जहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने दिखाया है लव कुश कांड में, किस तरह से उन्होंने जब अश्व यानी घोड़े को छोड़ दिया था। ठीक है, और वाजपेयी यज्ञ, ये तीनों ही यज्ञ माने जाते हैं। लेकिन मूवेंद्रवेलन की अगर हम बात करते हैं, ये कोई यज्ञ नहीं था। दरअसल यहाँ पर मूवेंद्रवेलन की बात करें तो दक्षिण भारत में दरअसल एक दौर था जहां पे इस चोल काल में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कहा गया था एक कृषक, अ पीजेंट, एक ऐसा कृषक जो 3 शासकों के सेवा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्णन किया गया है दरअसल एक अलग ही परिस्थिति का, जो कि किसी भी यज्ञ या किसी भी बलिदान से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या है? मूवेंद्रवेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। टोडरमल, दारा शिकोह, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आईने अकबरी यानी अकबर की जीवनी, जिसमें हम देखते हैं इसको लिखने वाले अकबर के नवरत्न थे जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल दरअसल अकबर के कौन थे? कोर्ट पोएट थे यानी दरबारी कवि। वैसे कई बार मैं पिछले क्लासेस जो कर चुके हैं हम लोग, आपको याद होगा अगर आपने ये क्लासेस मेरी की होगी, और नहीं की है तो जाके रॉयस स्मार्ट में सोनम मैम की प्लेलिस्ट से आप हिस्ट्री की काफी अच्छी अच्छी क्लासेस कर सकते हैं, जिनमें से काफी टॉपिक वाइज भी रही हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने कुछ स्पेशल सेशंस भी किए थे, चाहे वो सीपीओ के हो, एमटीएस के हो, सीएचएसएल के हो। फिर इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं भाई। तो उनमें मैंने बताया था, क्योंकि अगर हम देखते हैं जीएस को लेकर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन हमारा उद्देश्य यही है इस बात को लेकर। तो जैसे कि अकबर इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई बार हम देखते हैं कि उसके जो नवरत्न थे उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जिनमें से एक अबुल फजल था जिसने लिखा था क्या? अकबरनामा। अकबरनामा। और ये अकबरनामा के कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम थे। क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वॉल्यूम, जिसमें से हम थर्ड वॉल्यूम को क्या बोलते थे? आईने अकबरी। क्या कहते थे हम लोग? आईने अकबरी कहते थे। ठीक है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, वही अगर हम टोडरमल की बात करते हैं, ये अकबर का कौन था? ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो कि उनके वित्तीय विभाग को देखरेख करने वाले थे। वही अगर हम दारा शिकोह की बात कर रहे हैं तो दारा शिकोह जो कि शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। और अब्दुल रहीम की बात करें तो अब्दुल रहीम जो थे दरअसल हिंदी राइटर, जिन्होंने अकबर के काल में काफी सारे
हिंदी साहित्य को ट्रांसलेशन करके उनका संकलन फारसी भाषा में किया और इन्होंने ही बाबरनामा जो कि लिखा गया था तुर्की में और उसे बाद में फारसी में ट्रांसलेट कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत स्थान सिद्धांत से जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर या फिर मैकडॉनल्ड या बाल गंगाधर तिलक? वेल अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर भारत में आर्य आए थे, ये बात तो स्पष्ट हो चुका है हमारे भारतीय इतिहास में, जहाँ पर हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे तो अलग अलग थ्योरी दी गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर तिब्बत को लेकर ये विचार किसने दिया था, तो यहाँ पर उत्तर आता है दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने कहा था कि ये कहाँ के निवासी थे? तिब्बत। लेकिन अगर हम मैक्स म्यूलर की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, कहें तो मध्य एशिया से। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा इनका घर बताया है? आर्कटिक होम बताया है। अगर पिछली क्लासेस में आप देखेंगे तो मैंने बाल गंगाधर का यही क्वेश्चन बाल गंगाधर के साथ सिर्फ यहाँ तिब्बत थ्योरी की जगह आपका क्या आ जाता है? आर्कटिक होम। तो वहां पर उत्तर आपका क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक। जब इतिहासकारों के हम देखते हैं मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए, तो इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा किसका मत सपोर्ट किया था? मैक्स मुलर का। और तब कहा जाता है कि मध्य एशिया से भारत आते हैं आर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिलता है? घोड़ा, बैल, ऊंट, शेर? तो अगर ध्यान दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? घोड़ा, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं बुल, लायन, तो हमें ये जो काफी जगह है नजर आते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से, ठीक है। जैसे अगर इतिहास में भी देखें तो काफी जगह नजर आता है। जैसे घोड़े को हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म में जिस तरह से महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था तो उसका सिंबल घोड़ा ही दिखाते हैं, ठीक है। या अगर हम कहीं जगह पर देखते हैं इसको, ठीक है, तो बहुत जगह पर इसको जो है सिंबलाइज किया गया है अलग अलग तरीके से। वहीं अगर हम बुल को देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, इवन अगर हम देखते हैं हॉर्स या बैल को लेकर, तो हॉर्स के भी लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोग ये बात जता चुके हैं कि यहाँ से हॉर्स के कहीं जगह से साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। हालांकि इस बात को लेकर सहमति नहीं जताई गई है, ठीक है। लेकिन जिक्र आता है, वही बुल को देखते हैं तो बुल भी हमें कई सारे पिक्चर्स और सिंबल्स में मिलते हैं, चाहे वो हम सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले मोहरों के अंदर देखते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों ही सिंबल को लेकर, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि अशोक पिलर जो हम जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं सारनाथ में जो स्थित है, जिसे अशोक का लायन कैपिटल भी कहा जाता है, तो उसमें भी ये दोनों मिलते हैं। और साथ में एक और मुख्य रूप से हमें मिलता है, वो क्या है? शेर है। तो हमारे भारत के कई जगहों पर सिद्धांतों के हिसाब से ये प्रतीक हमें एक जगह नहीं कई जगह पर मिलता है, लेकिन कहीं भी हमें दूर दूर तक ऊंट नहीं मिलता, कैमल नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये कैमल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऊंट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुखदेव और राजगुरु, अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास? तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या होता है? स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्थापित किया था। क्या 1923 में स्थापित की थी स्वराज पार्टी? कहते हैं वो ये दौर था, यानी कि इस पार्टी की स्थापना से भी पहले चित्तरंजन दास जो थे इस बात की घोषणा कर चुके थे कि वो ऐसा करने वाले हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये बात बोल दी थी स्वराज पार्टी के गठन को लेकर। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि वापस ले लिया जाता है एक समय के बाद, तो उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद ये वो लोग थे जो गांधी जी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि जितने फॉलोवर्स थे वो दो गुट में बट चुके थे। एक हो चुके थे कौन? प्रो चेंजर्स, ठीक है, और एक हो चुके थे नो चेंजर्स।
यानी जो अभी भी गांधी जी के विचारों के साथ रहना चाहते थे, जो अभी भी कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वो क्या थे? नो चेंजेस। लेकिन जो लोग चाहते थे कि गांधी जी के साथ रहकर नहीं, अब हम उनके विचारों से अलग होकर एक अलग सिद्धांत से, क्योंकि उनकी नजर में ये जो डिसीजन था वो सही नहीं था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? चोरी चोरा हत्या के कारण जो ये घटना घटित होती है, उसी कारण असहयोग आंदोलन वापस ले जाता है। तो जो लोग बदलाव के साथ जाना चाहते थे, उन्होंने मिलकर स्थापित किया था ये स्वराज पार्टी, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हमें नजर आते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, गंभीर वास्तविकता के स्पर्श वाला एक सामाजिक नाटक मृच्छकटिका। नाटक किसने लिखा था? कालिदास, मार्क, शूद्रक, रैदास। तो यहाँ पर शूद्रक द्वारा लिखा जाता है ये मृच्छकटिका, जहां पर हम देखते हैं कि इसमें एक शूद्रक द्वारा जो है एक प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। हालांकि मैं इतना प्रेम कहानी की क्या बात करूं, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि इसे बताया है कि एक नोबल मैन होते हैं, जहां पर उनका दिल एक जो है एक नगर वधु पर आ जाता है। तो उस पर ही रचयिता ये जो की गई थी 5वीं शताब्दी ईसा के दौरान हम देखते हैं, तो इस पे वर्णन किया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी राइटिंग्स उस दौरान भारत में इस तरह से एक कहते हैं ना कि समकालीन सिचुएशन को सामाजिक तौर तरीकों से समझाया जाता था और उसको फील करके लिखा जाता था, जिनमें से एक बहुत ही खास रचना मानी जाती थी मृच्छकटिका। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ डैश है, बंधनों से मुक्त, प्रभु यानी लॉर्ड, योग्य कैपेबल, द कॉन्क्वेरर यानी विजेता। तो यहाँ पर भले ही आप लोगों ने कई जगह शायद जिन शब्द सुना होगा, आप लोगों ने कहा होगा कि जिन शब्द का अर्थ हमने कहीं और सुना है कि जिन होते हैं एक्चुअली जो जिनके पास मैजिक पावर्स होती है, बट ये वो वाला जिन यहाँ पर नहीं है। जब हम बात करते हैं जैन धर्म के रेफरेंस से, तो जैन धर्म में दरअसल ये जैन वर्ड जो आया है वो जिन से आया है, जिसका अर्थ बताया है कॉन्क्वेरर, विजेता। यानी अगर हम देखते हैं जिस धर्म में 24 तीर्थंकर की बात की गई थी, उनमें यहाँ पर जैन जिन शब्द को बताया है क्या? विजेता बताया गया है। जैन धर्म जिसमें 24 तीर्थंकर हमें मिलते हैं, जिसके वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं स्वामी महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार काफी हद तक किया था। और किस तरह से ये जैन धर्म आगे जाकर, हालांकि महावीर स्वामी समय के बाद जब जो है चली जाते हैं, तो ये धर्म 2 गुटों में बट जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। तो तब हम देखते हैं कि इसको बहुत अच्छे से एक अलग रूप में भी स्पष्ट किया जाता है, जहां पे इसके एक अलग रेगुलेशंस को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उत्तर है हमारा विजेता। अगर हम बात कर रहे हैं योग्यता, अगर हम बात कर रहे हैं भगवान, अगर हम बात कर रहे हैं भगवानों से बंधन से मुक्त, तो एक्चुअल में इस तरह की चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन दूसरे फॉर्म में की जाती थी, क्योंकि इसमें कोई लॉर्ड प्रभु की बात नहीं था। यहाँ पर हम देखते थे कि जिस तरह से इन्होंने आध्यात्मिकता को चुना था, वहां पर इन्होंने कोई मूर्ति पूजा या किसी भी तरह की चीजों को फोकस भी नहीं किया था। इसीलिए लोगों ने सबसे ज्यादा इन धर्मों को अपनाया था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो 6ठी शताब्दी भारत में आते हैं। वहीं कैपेबल देखते तो योग्यता को लेकर यहाँ पे बात नहीं की गई है, यहाँ पर सेल्फ की बात की जा रही है। स्वयं हम लोग कितना हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को किस तरह से नियमों से बंधित कर सकते हैं। जैसे कि जैन धर्म में बताए गए हैं 5 सिद्धांत, जिसे 5 महानुव्रत भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, ठीक है, अस्थय और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 सिद्धांत के तहत ये बातें की जाती हैं। वहीं बंधनों से मुक्त, तो भाई बंधनों से मुक्त की सिद्धांत को अलग अलग तरीके से बताया गया, बट एग्जैक्टली जिनका अर्थ वो होना वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? जाट और सवार, चौथ और सरदेशमुखी, पौलाज और परोती, एकता और जागीर। पहले अगर हम देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कराधान यानी टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये टैक्सेशन आपको मिल चुका है वर्ड, ठीक है, और अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो कराधान लिखा गया है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ है, जब एक वर्ड आता है ना स्पष्ट रूप से मराठा, तो यह मराठों की बात हो रही है, तो उनके टैक्स 2 ही चीज पर है,
ध्यान कर लीजिएगा उनके टैक्स को लेकर। पहला होता है चौथ, जो कि 1/4 होता था, और दूसरा होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी दरअसल अपने साम्राज्य के बाहर की, अपने साम्राज्य के जो बाहर भूमि थी उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसे कहते थे चौथ, जो कि 1/4 था। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी खुद के अपनी टेरिटरी के, अपने साम्राज्य के जो भूमि है उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था उसको क्या कहा जाता था, सरदेशमुखी कहा जाता था, जो कि कम होता था, 1/5 होता था। और एग्जैक्टली कहा जाए तो एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है, जहाँ पे कई बार बैक टू बैक कई सालों से क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में देखे गए हैं। इवन एग्जामिनर ये तक पूछ सकता है कि सरदेशमुखी कितना कलेक्ट किया जाता था, तो 1/10। तो हमें रेशियो तक मालूम होना चाहिए, ठीक है। जबकि जाट सवार, पौलाज परोती, एकता, जागीर व्यवस्था से बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं भूमि संबंधित, राजस्व संबंधित व्यवस्थाएं थी, ठीक है, जो कि हमें मध्यकालीन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गांधी एवं समझौते की पुष्टि की गई, महात्मा गांधी ने सत्र की अध्यक्षता की, इस घटना पर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देखा जाए तो बहुत ही, अगर कोई समझदार होगा उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सबसे पहले अगर यहाँ से शुरू करती हूँ तो भारत छोड़ो आंदोलन बात हो रही है बेटा 1942। अब यहाँ पे प्रश्न में साफ कह रहा है 1931। ठीक है, मुझे तो सब पता है, मैं तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर बता रही हूँ क्वेश्चन को कम समय में कैसे हम डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता ना भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्योंकि यहाँ पर तो जो बात हो रही है वो किसकी, 31 के रेफरेंस हुई है। खिलाफत का काल कौन सा है भाई, 1920 है, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो कि अधिवेशन किया था, तो ये कराची अधिवेशन थोड़ी था, वो तो बेलगाम अधिवेशन था। जो बेलगाम अधिवेशन हम देखते हैं वो एक अलग था, इसे यहाँ पर ये फैक्ट भी क्या है, गलत है। लेकिन गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 से संबंधित है, और कराची अधिवेशन में 3 चीजों पर प्रमुख तौर पर जो फोकस किया जाता है वो क्या था। एक तो महात्मा गांधी के जेल से रिहाई, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हम देखते हैं कि ये जो जेल में थे ये रिहाई उनकी होती है। फिर गांधी और उस समय भारत का जो वायसरॉय था लॉर्ड इरविन, उसके साथ जो समझौता हुआ था उसकी पुष्टि करना। और तीसरा कारण था हाल ही में जो ट्रेजेडी हो चुकी थी देश की, हमारे महान क्रांतिकारियों के साथ जो सबसे बड़ा मतलब इनका अंग्रेजों द्वारा जो एक अत्याचार था, बहुत बड़ा अत्याचार, वो ये कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो दरअसल कराची अधिवेशन उनके रेलेवेंस में था, लेकिन इनसे संबंधित कुछ भी नहीं था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गांधी इरविन पार्ट, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, तृतीयांगल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। जॉन मैकफर्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस या जॉन शॉ। तो यहाँ पर उत्तर क्या होता है हमारा भाई, दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तृतीयांगल मैसूर युद्ध, जो कि हम देखते हैं 1790 से 1792, ठीक है। ये जो मतलब युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हो रहा है, आंगल मतलब कौन हो जाएगा बेटा, आंगल हो जाएंगे अंग्रेज, और मैसूर यानी जो मैसूर का समय शासक था और वो कौन था, टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान जो कि पराजित हो चुका था, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वो जो है पराजित होते हैं इस युद्ध में, और पराजित होने के बाद वो एक संधि साइन करके समझौता कर लेते हैं। लेकिन बात हम सोचते हैं कि समझौते से यही खत्म हो जाती है, जबकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे मैटर खत्म नहीं होता है, क्योंकि बाद में जाकर एक और इसके बाद युद्ध होता है, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। और जब हम इस टाइम पीरियड को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कई बार क्लासेस की हैं, मैंने कई बार बताया 1793 कॉर्नवालिस ने भारत में चलाया था क्या, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त 1793, जो हम कई बार बैक टू बैक ये क्वेश्चन को कई फॉर्म में पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं आप राइस स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ।
तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने स्पष्ट किया है कि जब जब मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बताया है तब तक मैंने उसका टाइम पीरियड बताया है 1793। तो थोड़ा सा कई जगहों पर हम टाइम पीरियड को लेकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और देखिए यही एक तरीका होता है यहाँ पर याद करने का। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। और कैसे भूल सकते हैं जब कॉर्नवालिस में खुद शामिल था। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? प्रगति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग। तो यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी द्वारा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की जो एक घोषणा हो जाती है, तो उसके तहत हम देखते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी जी, जिन्हें आगा खां पैलेस में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, नजरबंद कर दिया जाता है, वहीं पर इसको बहुत अच्छे से, मतलब ये तो जो कहते हैं ना, एक बार इन्होंने जो एक कमान से तीर छोड़ दिया फिर तो वो युद्ध होना ही होना था। ठीक है, ये जो आंदोलन था वो तो होना ही था। अब भले ही महात्मा गांधी जी को कितना ही नजर बंद कर ले, अब उन्होंने तो ये आंदोलन की घोषणा भी कर दी थी और एक नारा भी दे दिया था, डू और डाई, जिसकी शुरुआत होती है बंबई के ग्वालियर मैदान से। ठीक है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, याद रखना कि जब हम बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, अगस्त रेवोल्यूशन, इंग्लिश में बोलेंगे अगस्त रेवोल्यूशन। जिस तरह से आंदोलन शुरू हो चुका था और जिस तरह से अरुणा आसिफ अली ने बहुत अच्छे से इनकी कमांड भी संभाली थी। नेक्स्ट, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। अहमद शाह दुर्रानी, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दरअसल इन्होंने ही इस द्वार का निर्माण किया था, जो कि हम देखते हैं कुव्वतुल इस्लाम हमें कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ये नजर आती है, जिसका निर्माण किया जाता है ऐबक के काल में। जैसे कि हम जानते ही हैं दोस्तों कि एक दौर आ चुका था जब ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और बहुत सारे निर्माण कराए थे। फिर उनमें से मुख्य निर्माण कर माना जाता है कुतुब मीनार, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीनार के रूप में देखी जाती है। तो वहीं हमें कुव्वतुल इस्लाम मिलता है, जिसमें बहुत अच्छा यहाँ पर दरवाजे को डिफाइन किया जाता है और एक तरह से बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेफिनेशन भी मिल सकता है, जो इसमें दर्शाया गया है किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के बहुत ही महान शासक के रूप माने जाते हैं, मतलब पावरफुल रूलर। ठीक है, एक पावरफुल रूलर हुआ करता था खिलजी वंश का, जिसने बहुत सारे सुधार भी किए थे और वही निर्माण भी कम नहीं किए थे, निर्माण भी बहुत अधिक इन्होंने किए थे। ठीक है, गदर पार्टी का गठन वर्ष डैश में हुआ था, 1918, 1915, 1913 और 1921। तो भाई गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1913 में हो चुकी थी, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मोहन सिंह भकना द्वारा ये स्थापित किया गया, बाद में जिसकी बागडोर बहुत अच्छे से संभाल रहे लाला हरदयाल जी। और इतना ही नहीं बल्कि कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, जहां पर इनका उद्देश्य था कि यह ऐसी भूमि जहां पर भारतीय रहते हैं, मतलब ऐसे भी काफी मतलब भारतीय हैं जो देश के बाहर रहते हैं, उनको जागरूक किया जाए ताकि वो भारत में अंग्रेजों की जो शासन चल रहा है उससे मुक्ति पाने के लिए काफी एफर्ट्स कर सके, क्योंकि जब तक हम खुद आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक अंग्रेजों से हम खुद आजादी नहीं पा सकते थे। बहुत जरूरी है उसके लिए खुद को, अपने आप को रियलाइजेशन होना। ठीक है, जिसके लिए स्वराज का कंसेप्ट, जो कि हम देख रहे थे काफी समय से स्वराज का सिद्धांत को अपनाया जा रहा था, इस पे कार्य किया जा रहा था, उन्हीं में से एक माना जाता था ये गदर पार्टी का। और इसी दौरान इन विचारों को जन लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक और अच्छा उपयोग किया गया कि इस नाम से न्यूज़पेपर भी चलाया गया था। तो देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। भारत के निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय ने 1943 के बंगाल अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन।
वेल हालांकि थोड़ी बहुत अगर अंग्रेजों की तारीफ यहाँ हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि हमें कुछ नजर आ जाता है कि ऐसा कुछ किया गया था। ठीक है, तो दरअसल जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1943 वो समय जो दौर की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो थे, भारत के वॉइस रॉय जिनके द्वारा ऐसा किया गया था। यही लिनलिथ गो हैं जिन्हें याद रखना है हमें अगस्त ऑफर के नाम से, क्योंकि आप जानते हैं कि अगस्त ऑफर जो था इनके द्वारा ही रखा गया था। ये वो दौर चल रहा था जब ये लोग हमें बटरिंग कर रहे थे, क्योंकि भूलिए मत चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जिसमें ये बार बार अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय इनका साथ देंगे, भारतीय मतलब शामिल होंगे और इनकी तरफ से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो अंग्रेज पक्ष जो था वो क्या हो चुका था? कमजोर पड़ चुका था। अब इन्हें आवश्यकता थी कि भारतीय इनका सपोर्ट कर पाए, लेकिन हम यहाँ रेडी नहीं थे, जिसके लिए ना तो कांग्रेस तैयार थी और ना ही लीग तैयार थी। ठीक है, तो क्या था? लॉर्ड लिनलिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की थी? बैकुंठ शुक्ल, नमननाथ गुप्ता और मातंगिनी हाजरा, उबैदुल्ला सिंधी या राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो काकोरी ट्रेन केस है, जो कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है, एक ऐसा षड्यंत्र जहाँ पर हमारे एचआरए की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन जिसमें बहुत ही फेमस हस्ती मानी जाती है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। दरअसल कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये जो ट्रेन थी, ये ट्रेन गुजर रही थी शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, क्योंकि ये जो काकोरी है ये लखनऊ के नजदीक एक गांव माना जाता है। जब ये ट्रेन वहां से गुजर रही थी तो दरअसल काकोरी का स्टेशन आते ही उस ट्रेन में सवार एक क्रांतिकारी जिनका नाम था राजेंद्र जी, उन्होंने इस तरह से चेन को खींचकर ट्रेन को रोक दिया। और रोकने के बाद क्या होता है कि रोकने के बाद जितने बाकी के क्रांतिकारी थे वो लूटपाट के लिए आते हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि एचएसआरए जो हमारा ये एसोसिएशन था क्रांतिकारियों का, वो किस उद्देश्य से था? ताकि यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध प्यार से नहीं बल्कि क्रांति के साथ हम साफ यहाँ पर करेंगे उनके साथ संग्राम। और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये जो लूटपाट कर रहे थे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो गलत बात है, हम लूटपाट भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई एक बार बताइए, जो पैसा उस ट्रेन में सवार होकर जा रहा था वो पैसा भारतीयों का ही तो था। अब वो अंग्रेजों की तिजोरियों में जाए तो ये भी गलत है, तो अपना ही पैसा लूटने में भाई कैसी शर्म। तो सही मायनों में बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई? नर्मदा, सरस्वती, तापी, गोदावरी? उत्तर होता है हमारा सरस्वती। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता की, तो देखा जाए वैदिक सभ्यता जहां सरस्वती, जिनका मतलब इस नदी का उल्लेख किया जाता है वेदों में, अगर इनकी बात करें तो उनको नदीतम कहा गया है। ठीक है, जहां पर इनको पूजनीय रूप में माना जाता है। कहते हैं कि दरअसल सरस्वती नदी का न केवल हमें यही अगर देखते हैं कि एक तो उल्लेख के तौर पे हमें वेदों में मिलता है, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कई जगहों पर सरस्वती सभ्यता भी लिखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण है। देखा जाए तो सभ्यता के काल से ही यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटलमेंट हो चुका था, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाता है, वहीं सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से। ठीक है, जहां पर हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से हमारा वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति आर्यों के आने के बाद यहाँ पर किस तरह से फ्लरिश्ड होती है। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से अगर हम मानते हैं कि आर्य जो थे वो प्रकृति पूजक थे। कौन थे? प्रकृति पूजक। तो इसीलिए वो अक्सर जितना भी नेचर है, सूर्य देव है या वर्षा देव है, या अगर हम बात करते हैं धरती माँ है या नदी है, ठीक है, उन सबको ही ये देवी देवता के रूप में मानते थे, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों का जो जीवनचर्या है, हम लोगों का जो पेट पालन हो रहा है वो इस पर चल रहा है, क्योंकि उनका समाज क्या था? पशुपालन और कृषि पर आधारित। जिस तरह से अगर हम देखते हैं, इनसे पहले सिंधु सभ्यता थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन सिंधु सभ्यता के लोग का मेन आधार माना जाता है ट्रेड, व्यापार पर आधारित।
लेकिन इनका ऑक्यूपेशन क्या था, पशुपालन और कृषि था। इसीलिए ये लोग जो हैं वहां पर मतलब जो नेचर है, प्रकृति है, उनको हर रूप में पूजते थे। वहीं सरस्वती को नदी के रूप में, एक माता के रूप में, एक देवी के रूप में इनका उल्लेख किया है, जो एक प्रमुख गॉडेस के नाम पे मानी जाती हैं। नेक्स्ट, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया था। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, पानीपत। और यहाँ पर उत्तर है पाटलिपुत्र। दरअसल होता ये है कि ये अगर हम बात कर रहे हैं मगध की राजधानी, ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ये प्रश्न बेटा हम लोग कई बार क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं कि जब हमारे एग्जाम में इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को बार बार हर लेवल पर देखा जा रहा है और यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऑब्वियसली एग्जाम में आ रहा है, तो इसीलिए हम आपको फोकस करके बार बार ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि भाई देखिए ये प्रश्न निरंतर बने रहते हैं एग्जाम में, तो इन प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजगृह जो था दरअसल वो राजधानी आगे जाके कहाँ पर शिफ्ट होती है, पाटलिपुत्र। जिस नगर को बसाने वाले कौन थे, उदयन। अभी हमने पीछे उदयन की बात करी थी, ठीक है, और उदयन जो थे वो कौन थे, हर्यंक वंश के शासक, ठीक है, हर्यंक वंश के शासक। जबकि अगर बात की जाए तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। कई बार मैं आपको ये अलग अलग वे में बता चुकी हूँ जिसमें क्वेश्चन आता है। इवन हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने बात करी है कि जो बिंबिसार थे हर्यंक वंश के संस्थापक, उनका बेटा अजातशत्रु जिसने अपने पिता को मारा, और बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया, तो उसी ने ये हर्यंक वंश मतलब इसने पाटलिपुत्र बसाया था। वहीं उदयन के दादाजी बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बना रखी थी, राजगृह, यानी इनकी पहली राजधानी कौन सी थी, मगध की राजगृह, एंड देन शिफ्ट कर दी जाती है पाटलिपुत्र। राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठे। सूर्यवर्धन, इंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन, राज्यवर्धन। तो उत्तर होता है राज्यवर्धन। एक्चुअली हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, ठीक है। देखा जाए तो इन दोनों के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन और छोटा पुत्र कौन था, हर्षवर्धन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रभाकर के बाद गद्दी पे कौन आया, राज्यवर्धन आया। लेकिन राज्यवर्धन जब गद्दी पर बैठे थे तो दरअसल बंगाल के शासक शशांक ने इनकी बहन को किडनैप कर लिया था, जिसके रक्षा के लिए जब ये राज्यवर्धन निकल पड़ते हैं तो उनसे युद्ध में उलझने के कारण जो है इनका मतलब इनका जो है इनकी हत्या कर दी जाती, इन्हें मार दिया जाता है। जिसके बाद अब जब इनका यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा क्योंकि ये जीवित नहीं रहे हैं, तो गद्दी पे कोई तो होना चाहिए शासक के रूप में। तब इमरजेंसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कौन गद्दी पे बैठते हैं, हर्षवर्धन बैठते हैं, और हर्षवर्धन ने तब शशांक की हत्या करके अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लिया था और अपनी बहन को लेकर आए थे, जहाँ पर बाद में जो कन्नौज था उस कन्नौज के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की और उसे बना ली थी अपनी राजधानी, ठीक है। तो एक समय था जब कन्नौज हर्षवर्धन के हाथों में रहा था, यानी वर्धन वंश के हाथों में। नेक्स्ट, गुजरात में डैश झील मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया एक कृत्रिम जलाशय था। लोकतक, सुदर्शन, पुष्कर, लोनार। तो यहाँ है सुदर्शन झील, क्योंकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सुदर्शन झील जिसके यहाँ पर निर्माण करने के हेतु यहाँ नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका विवरण दिया है जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पुनरुद्धार करने की बात की जाती है, और इसी अभिलेख में अशोक और समुद्रगुप्त का नाम भी मतलब लिखा जाता है। तो ये सुदर्शन कहाँ पर है, ये आपका काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। ये काठियावाड़ के नजदीक है गुजरात में, जहाँ पे गिरनार पर्वत के पास है, ठीक है। तो बहुत ही विवरण किया जाता है इस सुदर्शन झील का। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्ज किया गया है, जिन्हें उनके विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इलाहाबाद स्तंभ, सूर्य स्तंभ, लौह स्तंभ, विजय स्तंभ। और यहाँ पर हमारा क्या आता है, इलाहाबाद स्तंभ।
अभी हमने हाल ही में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, पीछे जो अभी क्वेश्चंस हमने किए हैं, कि उनमें से जो अभिलेखों पर थे, उनमें से बताया था कि अभिलेख, ये इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, जिसे कहा जाता था प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इलाहाबाद का आज और पहले नाम क्या था? प्रयाग। ठीक है, तो इसे तो बीच में जो अकबर ने नाम कर दिया था ना अल्लाह के नाम पर, इलाहाबाद। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति जिस अभिलेख को किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। इसीलिए यहाँ पर आता है कौन सा? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वहीं पर हम देखते हैं कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत सारी जानकारी देता है इनके विजय को लेकर, जिसके कारण से ये कहलाए जाते हैं, मतलब अंग्रेज में जो आते हैं उनमें आगे एक होते हैं विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने इनको एक नाम दे दिया था भारत का नेपोलियन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत क्रम है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखा जाए तो आप लोग तो हमेशा से कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए हमने एक कंसेप्ट लगा रखा है, हमारी ट्रिक कभी नहीं भूलनी है, जिस ट्रिक को पहले भी मैं बता चुकी हूँ, भाजी। ठीक है, भाजी, और एक हो जाती है हमारी सब्जी। कौन सा? सब्जी। मैं इसको एक बार स्पष्ट तौर से लिखना चाहूंगी यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है? भाजी, और एक हो जाएगा आपका सब्जी। ठीक है बेटा, एस, बी फॉर बाबर, ठीक है, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, ठीक, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, ठीक है, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, और यहां पर जे फॉर जहांगीर शाह। मेनली हमें कहाँ तक पढ़ना होता है बेटा? औरंगजेब तक, जो कि इंपॉर्टेंट मुगल्स माने जाते हैं। और इस देखे भी रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है ना वो अर्ली मुगल से पूछे जाते हैं, जो शुरुआती के मुगल रूलर्स थे। तो अगर हम क्रम में देखते हैं तो बाबर के बाद जो है वो जहांगीर, बिल्कुल ठीक है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो ये तो क्रम हो गया सही, यानी ये उत्तर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है गलत बताना है, क्योंकि उल्टा चल रहा है एग्जामिनर, और गलत जब बताना है तो बेटा ये हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, फिर बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं और अकबर, ये भी सही क्रम है। देख रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है, फिर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, यहाँ पर ये क्रम गलत है, क्योंकि अकबर के बाद कौन आ रहा है बेटा? जहांगीर आ रहा है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और यहाँ क्या लिखा है? अकबर, शाहजहां। तो यही उत्तर है, क्योंकि ये गलत क्रम है। ठीक है, और फिर भी हम एक बार और जो है लास्ट वाला और देख लेते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो बिल्कुल सही क्रम है ये, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई तब ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो बहुत स्पष्ट है, क्या सती प्रथा जो हम देखते हैं ये कानून कब बनता है? 1829 में। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक न केवल उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, बल्कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने ये कानून पास कर दिया था सती का, और इसे पास करने के बाद साफ कह दिया ये इलीगल है, गलत है, ऐसा करने पर जुर्माना है भाई, और सजा है बहुत कड़ी। तो ये गलत है, ऐसा आप कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इससे बैन लगा दिया था। लेकिन इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे इंडियन जो रिलीजियस रिफॉर्मर यानी धार्मिक सुधारक जो थे, वो कौन थे? हमारे सामाजिक सुधारक भी कह सकते हैं हम, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, जिनका नाम था राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने बड़े एफर्ट्स किए थे, और इसको यहाँ से समाप्त करने के लिए सीधा उन्होंने जाकर ब्रिटेन में गुहार लगाई थी। ठीक है, और उसी के साथ हुआ भाई यहाँ पर आज का आपका सेशन। तो कैसा रहा था ये सेशन मेरे साथ? बहुत ही अच्छा डीपी एंड जीडी का। तो भाई
बताइए फटाफट से ये कमेंट बॉक्स में लिखकर लाइक एंड शेयर जरूर करना। और आज ही नहीं, मेरी क्लास कल भी है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम निरंतर डिस्कस करते रहेंगे मेरे साथ इस राइस स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर। तो तब तक दीजिए मुझे आज्ञा, टाटा बाय बाय।